65 वर्षीय शारदा जी कमरे में बैठी हुई अपने पति की तस्वीर को निहार रही थी। आज उनके स्वर्गीय पति कमल जी की 13वीं थी, जिनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद शारदा जी बिल्कुल टूट गई। कहाँ चले गए आप मुझे छोड़कर? आप मुझसे पहले चले जाओगे, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कैसे कटेगा आपके बिना यह जीवन? कहते कहते शारदा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दोनों पति पत्नी अपने घर में बहुत ही हंसी खुशी रहते थे। कमल जी शारदा जी को जल्दी से उनके मायके भी नहीं भेजते थे, क्योंकि कमल जी उनके बिना एक पल भी नहीं रहते थे। लेकिन आज तो अपनी पत्नी को यूं बीच मझधार में छोड़ चले थे। माँ, कब तक यूं उदास बैठी रहोगी आप? खाना खा लो, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा बहुत तो खा लो। शेखर खाने की थाली हाथ में लिए अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए बोला तो शारदा जी खोए हुए ख्यालों से जाग जाती है और एकदम से बेटे को सामने देख उसके सीने से लग जोर जोर से रोने लगती है। माँ को रोता देख शेखर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आज शारदा जी बहुत ही दुखों से गुजर रही थी। आज उनके जीवन साथी उन्हें बीच राह में छोड़कर चल दिए थे। एक ही बेटा है उनका शेखर, जो कि मुंबई में अपनी पत्नी के साथ रहता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी एक अच्छी सी जॉब लग गई और वहीं मुंबई में ही शिफ्ट हो गया। लेकिन अब अचानक से पिता की मौत की खबर सुनकर पत्नी शिखा और 2 साल के बेटे के साथ गांव में ही आया हुआ था। शेखर की पत्नी ने तो उसके साथ आने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी वह उसे लेकर गांव आया था। उसकी पत्नी को तो यहाँ 13 दिन भी काटने बड़े भारी हो रहे थे। शेखर ने अपने माता पिता से कई बार मुंबई में रहने के लिए कहा था, लेकिन कमल और शारदा जी अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए हर बार बेटे को मना कर देते थे। शारदा जी शुगर और बीपी की मरीज है। जब कमल जी थे तो अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखते थे, लेकिन अब तो शारदा जी गांव में बिल्कुल अकेली रह गई है। माँ, मैंने आपका सभी सामान रखवा दिया है, अब से आप हमारे साथ ही रहोगी। पर बेटा, माँ, आपको मेरी कसम, अब तक आपने अपनी मनमानी की, लेकिन अब आप मेरी मानोगे। मैं अब आपको यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। बेटे ने अपनी कसम दी तो शारदा जी कुछ नहीं बोली और अगले दिन बेटे और बहू के साथ उनके घर मुंबई में रहने चली गई। शिखा शारदा जी के मुंबई आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इस आदमी का तो दिमाग खराब हो गया है, अपनी माँ को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे गांव में रहती तो कुछ खेती बाड़ी तो करती रहती। अब सब कुछ छोड़कर यहाँ महारानियों की तरह बैठी रहती है और बेटा श्रवण कुमार की तरह आगे पीछे घूमता रहता है। एक दिन शारदा जी कमरे में बैठी हुई थी, तभी वहाँ उनकी बहू शिखा जाती है। माँ जी, अब कब तक पिताजी के शोक में बैठी रहोगी? महीने भर से भी ज़्यादा हो गया है उन्हें, ऐसे बैठने से थोड़ी काम चलेगा। मैंने बाथरूम में कुछ कपड़े भिगो कर रखे हुए हैं, आप उन्हें धो दीजिए। आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं आराम कर रही हूँ। और हाँ, जब मुन्ना उठ जाए तो उसे भी संभाल लेना। ठीक है बहू, तेरी तबीयत खराब है तो तू आराम कर ले, कपड़े मैं धो देती हूँ। शिखा बीमारी का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और जाकर मोबाइल चलाने लगती है और शारदा जी घर के कामों में लग जाती है। धीरे धीरे अब शिखा ऐसा ही करने लगी थी। घर की सभी जिम्मेदारियां शिखा ने शारदा जी के ऊपर डाल दी। हर छोटे बड़े काम शिखा शारदा जी से करवाती और खुद या तो सहेलियों के साथ किटी पार्टी बनाने जाती या घर में बैठकर मोबाइल चलाती। शेखर को इस बात की थोड़ी थोड़ी भनक लगती है। एक दिन वह अपनी माँ से बोला, माँ, आप सारा दिन किचन में ही खड़ी रहती हैं, क्या ज़रूरत है आपको इतना काम करने की? सारा दिन जब भी मैं कभी घर पर आता हूँ, आप मुझे किचन में ही मिलती हो। इतना कहकर शिखा को आवाज़ लगाता है। शिखा उसके पास आई और बोली, जी आपने बुलाया? शिखा, यह सब क्या है? मैं जब देखूँ माँ किचन में काम करती रहती है। मैं माँ को यहाँ इसलिए नहीं लाया था कि यहाँ तुम इनसे काम करवाओगी। शेखर शिखा से गुस्से में बोला तो शिखा तमक कर बोली, हाँ हाँ, सिखा दिए होंगे आपकी माँ ने आपको। अरे थोड़ा बहुत काम कर लेती है तो क्या हुआ? वहाँ गांव में नहीं करती थी क्या? वहाँ भी तो अपना और पिताजी का काम खुद ही करती थी। अगर यहाँ 1-2 काम मेरे साथ हाथ बटा देती है तो कौन सी आफत आ जाती है? यहाँ बुढ़िया को बैठाकर कौन खिलाएगा? शिखा शारदा जी की तरफ घूरते हुए बोली।
इतना बोलते ही शेखर को गुस्सा आ जाता है। वह अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहता है, खबरदार जो मेरी माँ के बारे में अपशब्द बोला तो अगर आगे से इस जुबान को लगाम नहीं दी तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। बेटे और बहू के बीच होता हुआ झगड़ा देख शारदा जी बेटे बहू को शांत करने लगी तो तभी सिगा ने शारदा जी को बहुत तेज धक्का दे दिया। शारदा जी खुद को संभाल न पाई और चौखट में जाकर उनका सर लगा, जिस वजह से उनके माथे से थोड़ा सा खून बहने लगा। उस खून को देखकर शेखर ने बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खींचकर 2 थप्पड़ शिखा के गाल पर रख दिए। थप्पड़ लगते ही शिखा चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेखर मुझ पर हाथ उठाने की। शेखर बोला, अभी तो हाथ ही उठा है, अभी तो तुझे इस घर से निकालना बाकी है। जाकर अपना सामान पैक कर, अभी तेरे भाई को बुलाता हूँ, लेकर जाए तुझे यहाँ से। अब तू रहेगी अपने घर और मेरी माँ रहेगी यहाँ पर। यह सुनते ही शिखा घबरा गई, क्योंकि उसे पता था अगर एक बार शेखर ने फैसला ले लिया तो वह अपने फैसले से पीछे हटने वाला नहीं है। उसने बात को बिगड़ते देख आंखों में झूठ मूठ के आंसू लिए माफ़ी मांगने लगी। शेखर, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, कहकर शिखा ज़ोर ज़ोर से रोने का नाटक करने लगी। बहू को रोते हुए देख शारदा जी बेटे से बोली, बेटा क्यों खामखा बात को बढ़ा रहा है। अब बहू को अपनी गलती का पछतावा भी तो है, माफ़ी भी तो मांग रही है, वो कर दे इसे माफ़। माँ, इस औरत को कैसे माफ़ कर दूँ, इसने आप पर हाथ उठाया, मेरी माँ का कोई अपमान करे मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जाने दे बेटा, बात बढ़ाने से बढ़ती है और घटाने से घटती है, इसे एक मौका दे दे। शारदा जी के कई बार कहने पर शेखर ने शिखा को एक मौका दे दिया। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, एक मौका तुझे दे रहा हूँ, अगर फिर तूने कभी मेरी माँ के साथ बदतमीजी या उनका अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शेखर शिखा की तरफ आंखें निकालते हुए बोला और वहाँ से चला गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। शेखर की ऑफिस की मीटिंग के जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना था। अपनी माँ को शिखा के भरोसे छोड़कर उसका जाने को मन नहीं था, लेकिन मीटिंग जरूरी थी तो उसे जाना पड़ा। जाते जाते वह शिखा को भी समझाकर गया था, लेकिन वो कहते हैं ना, चोर की चोरी चली जाती है पर हेरा फेरी नहीं जाती। यही काम शिखा का था। उसने शेखर के जाते ही फिर अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन शारदा जी हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। अचानक से उनके हाथ से रिमोट नीचे गिरकर टूट गया। शिखा अपने कमरे से दनदनाती हुई आई और बोली, माँ जी, सुबह से टीवी चलाकर बैठी हो आप, एक काम को भी हाथ नहीं लगाया आपने, और ऊपर से रिमोट और तोड़ दिया। नुकसान के सिवा आपको कुछ और सूझता भी है कि नहीं? अच्छा था आप गांव में ही पड़ी थी। जब से आप आई हैं मेरे और शेखर के बीच में कितना झगड़ा हो रहा है। जो आदमी मुझे छुआ तक नहीं, आपकी वजह से उसने मुझ पर हाथ उठाया। बहू की ऐसी ऐसी बातें सुनकर शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। अब रोना धोना बंद करो और जाकर खाना बना लो, और हाँ, अपने बेटे के सामने इस मुंह को बंद ही रखना, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम दोनों का झगड़ा हुआ तो फिर ठीक नहीं होगा। शिखा उनकी तरफ उंगली दिखाते हुए बोली। शारदा जी चुपचाप रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। गर्मी में खाना बनाते बनाते उन्हें चक्कर आने लगा तो वह बीच में ही काम छोड़कर जाकर अपने कमरे में लेट गई। शारदा जी को कमरे में लेटा हुआ देख शिखा उन पर चिल्लाने लगी, माँ जी, 2 रोटियां सेकी नहीं है आपने और आकर आप यहाँ पैर फैलाकर लेट गईं। बहू, मुझे चक्कर आ रहा था इसलिए यहाँ आकर आराम करने लगी। सारा दिन आराम ही करती हो आप, अब फटाफट उठिए, बहुत हुआ आराम। कहते हुए शिखा उनका हाथ पकड़कर रसोई में ले जाने लगी तो शारदा जी ने बहू का हाथ छिड़क दिया। कैसी औरत है तू, मैंने तुझे अपने बेटे से कहकर माफ़ करवाया और तूने फिर से अपना वही सब रूप दिखाना चालू कर दिया। अरे कुछ तो शर्म कर। शारदा जी के इतना बोलते ही शिखा को गुस्सा आ गया और वह उन पर जैसे ही हाथ उठाने को चली तभी गाल पर पड़े थप्पड़ की आवाज़ से शिखा की आंखें बाहर आ गई। पता था मुझे कि तू अपने आदतों से बाज आने वाली नहीं है, इसलिए मैंने अपने जाने से पहले तुम्हें 2 दिन के लिए मायके भेजा था। तब मैंने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे तुम पर नज़र रखने के लिए, और वो भी ऐसी जगह जहां पर तुम्हारी नज़र भी ना पड़े। पति का ऐसा दिमाग देख शिखा के होश उड़ गए। वह फिर से यही नाटक शुरू करने लगी, माफ़ी मांगने का। बहू, पिछली बार तो मैंने भी तुझे बेटे से कहकर माफ़ करवा दिया था, लेकिन इस बार फैसला तेरा पति ही करेगा।
अब वही होगा जो यह कहेगा। शेखर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर घर से निकालने लगा तो शिखा अपने पति पर ही हावी हो गई। छोड़ो मेरा हाथ, ऐसे नहीं जाऊंगी मैं इस घर में से। अब मैं तुम दोनों पर झूठा घरेलू हिंसा और दहेज का केस करूंगी। शिखा बहुत ही अकड़कर बोली तो शेखर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बेवकूफ़ औरत, 1 हफ्ते में जो जो तूने कांड किए हैं और जो तू अब भी बोल रही है, सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। अब अगर मैं ये सब पुलिस को दिखाकर तुम पर केस कर दूं तो फिर कैसा रहेगा। पति की बात सुनकर शिखा के पसीने छूटने लगे। वह तो यह भूल ही गई थी कि घर में कैमरे लगे हुए हैं और ना जाने क्या क्या बोल गई। शेखर बोला, अब सीधे सीधे अपना सामान उठाती हो या अभी पुलिस को फ़ोन करके बुलाऊं। पुलिस का नाम सुनते ही शिखा थर थर कांपने लगी। अब उसके पास मायके जाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। मजबूरन ही उसे अपने मायके जाना पड़ा। मायके में भी बिना माँ बाप की शिखा को भैया और भाभी की खरी खोटी सुनने को मिलती। बिना काम किए तो उसकी भाभी उसे एक वक्त का खाना भी नहीं देती थी। आज उसे रह रहकर अपनी ससुराल की याद आ रही थी कि कैसे पति के साथ खुशी से रहती थी। अगर आज अपनी सास पर ऐसे जुल्म न करती तो पति के साथ हंसी खुशी अपने ससुराल में रहती। आज शिखा के कर्मों ने ही उसे ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, क्या शेखर ने शिखा को सही सबक सिखाया? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।